हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। इसमें फर्स्ट है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी ड्रग या किसी भी मॉलिक्यूल को आयंस में तोड़ देना। जैसे कि HCl को तोड़ रखा है H+ और Cl- में। HCl अनआयनाइज्ड फॉर्म में है और H+ और Cl- आयनाइज्ड फॉर्म में है। अनआयनाइज्ड फॉर्म में है इसलिए लिपिड सोल्यूबल है, आयनाइज्ड फॉर्म में है तो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है। और एसिड्स के लिए log Cu/Ci फॉलो होना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि ड्रग एसिडिक फॉर्म में रहे तो उसके लिए Cu/Ci फॉलो होना चाहिए। Cu मतलब कंसनट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग, Ci मतलब कंसनट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग। तो कंसनट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग जितना ज़्यादा होगा Ci से, उतनी ही आपकी ड्रग एसिडिक इफेक्ट शो करेगी। और अगर आपको चाहिए कि आपकी ड्रग बेसिक इफेक्ट शो करे तो Ci/Cu फॉलो होना चाहिए। Ci मतलब कंसनट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग, Cu मतलब कंसनट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग। जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग रहेगा तो आपकी ड्रग बेसिक इफेक्ट शो करेगी। सीधी सी बात यह है, अगर ड्रग अनआयनाइज्ड है तो वो लिपिड सोल्यूबल है, और लिपिड सोल्यूबल है तो वो एसिड इफेक्ट शो करेगी। ड्रग आयनाइज्ड है तो वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल है तो बेसिक इफेक्ट शो करेगी। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है चिलेशन या कॉम्प्लेक्सेशन। ड्रग प्लस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट फॉर्म्स ड्रग कॉम्प्लेक्स। Since complex of drug molecules cannot cross the natural membrane barriers, they render the drug biologically ineffective. जो ड्रग है उसको बायोलॉजिकली इनएफेक्टिव बनाते हैं क्या? ड्रग कॉम्प्लेक्स। जो भी ड्रग है वो ड्रग कॉम्प्लेक्स में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो बायोलॉजिकली इनएफेक्टिव इनएक्टिव हो जाती है, और वो नेचुरल मेम्ब्रेन जो बैरियर्स के रूप में होती है बॉडी में, उनको क्रॉस नहीं कर पाती। इसके कुछ डिमेरिट्स और मेरिट्स हैं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसनट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग। कॉम्प्लेक्स ड्रग कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें फ्री ड्रग की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है, इसलिए इनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। ये इसका डिमेरिट है, नुकसान है। मेरिट क्या है? ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन द एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ड्रग इज इंक्रीज्ड। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं ड्रग, ये वापस रिवर्सिबल भी होते हैं, इसलिए जब जब ये रिवर्सिबल होंगे तब तब ड्रग फ्री ड्रग रिलीज़ होएगी, और जब जब फ्री ड्रग रिलीज़ होएगी तो थेरापेटिक एक्शन शो करेंगे, और जब तक थेरापेटिक एक्शन शो रहेगा तब तक ड्रग के एक्शन का ड्यूरेशन रहेगा। तो जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ड्रग है वो इंक्रीज़ रहेगा जब तक ड्रग बॉडी के अंदर रहेगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। थर्ड प्रॉपर्टी है सरफेस एक्टिविटी। ए सरफेस एक्टिव एजेंट surfactant is briefly defined as material that can greatly reduce the surface tension of water when used in very low concentration. ये जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ये वाटर की सरफेस टेंशन को कम करने के काम में यूज होते हैं अगर ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन में यूज़ हो तो। जैसा कि आप सभी को पता है, जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स हम यूज़ करते हैं ताकि वाटर लिपिड में या फिर ऑयल में सोल्यूबल हो जाए। ये जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं ये मिसेले फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एक हाइड्रोफोबिक साइड होती है, एक लिपोफोबिक साइड होती है। जैसा कि इस मिसले में दिखा रखा है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और ये लिपिड और ये ऑयल और वाटर को सोल्यूबल करने के काम आते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ड्रग हम ऑयल और वाटर दोनों से मिलके बनाते हैं, और अगर वो ढंग से सोल्यूबल ही नहीं है तो वो एब्जॉर्ब कैसे होंगे, इसलिए हम सर्फेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं। अब देखो, सर्फेक्टेंट अपन यूज़ किए, वाटर सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड हो गए, काफ़ी ज़्यादा मतलब फैल गए, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, और मिसले फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण अगर कोई टिश्यू है लिपिड सोल्यूबल टिश्यू, लिपिड एब्जॉर्प्शन टिश्यू है जो लिपिड को एब्जॉर्ब करता है, तो मिसले फॉर्मेशन होने के कारण वो लिपिड के साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये रोल है अपने सर्फेक्टेंट्स का, सरफेस एक्टिव एजेंट्स का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। आप सभी को पता है सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन ये ज़रूरी है। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, समझो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। क्यों होती है? क्योंकि अगर अपन ने पहले पढ़ा था, अगर आयनाइजेशन के अंदर पढ़ा था, अगर आयनाइज्ड ड्रग होगी तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो सोल्यूबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होएगी,
और अगर बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो गुड थेरापेटिक एक्शन शो करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टीशन कोफिशिएंट। द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपिड विथ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर, इसी को पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। हमने एक प्रैक्टिकल किया था लैब में, जिसमें एक सेपरेटिंग फनल होता है जिसमें लिपिड मतलब ऑयल जैसे बेंजीन डाल दिया और उसके अंदर वाटर डाल दिया, दोनों को मिक्स किया तो उनके अंदर एक सेपरेटिंग लाइन आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ अमाउंट्स ड्रग डाल देते हैं, समझो 10 mg डाल दी है, 10 ग्राम डाल दी, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट डाल दिया 10 ग्राम, समझो 10 ग्राम हमने उसमें डाल दिया NaCl, ठीक है। फिर उसको ढंग से मिक्स कर लिया। उसके बाद में जब हम उसको अगर कुछ टाइम के लिए अगर रख दें तो उसके अंदर वापस लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, नीचे से क्या तो लिपिड होगा नहीं वाटर होगा, ठीक है। फिर उसको अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं। इस और सेपरेट आउट करने के बाद अगर हम टाइट्रेशन से चेक करें लिपिड में कितना NaCl था और वाटर में कितना NaCl सोल्यूबल हुआ है, तो दोनों की कंसंट्रेशन NaCl की कंसंट्रेशन लिपिड और वाटर में डिफरेंट आती है, ठीक है। तो जो रेशियो है कंसंट्रेशन का, जो लिपिड में आई थी, समझो लिपिड में आई 5 ग्राम, वो 7 ग्राम और वाटर के अंदर आई 3 ग्राम, तो 3/7 जो रेशियो है इसी को अपन पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड पार्टीशन कोफिशिएंट निकालना होता है किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी सब्सटेंस का, तो हम उसी सेपरेटिंग फनल में एन ऑक्टेनॉल तो लिपिड पर्पस के लिए लेते हैं और वाटर के लिए 7.4 pH का एक्वस फॉस्फेट बफर यूज़ करते हैं। इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, इसमें ड्रग डालते हैं और फिर जो ड्रग की क्वांटिटी इन दोनों के अंदर आती है इसी का कंसंट्रेशन निकाल के, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन निकाल के हम पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं। अब आप बताओ, अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 से कम आई तो क्या होगा? अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम आती है तो ड्रग ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल है, और अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू सॉरी अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम आती है तो ड्रग वाटर सोल्यूबल है, और अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का और सबसे कम नाइट्रोजन का। और कभी कभी Cl और S के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है हाइड्रोजन, ठीक है। H बॉन्ड इंक्रीज, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हुई तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होएगी, क्योंकि H सोल्युबलाइजिंग एजेंट होता है। H बॉन्ड मेंटेन्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, अगर H हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें तो उसकी फिजिकल स्टेट मेंटेन रहेगी, जैसे कि वाटर की रहती है, DNA की रहती है, प्रोटीन की रहती है। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंटरमोलिकुलर, एक होती है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में अलग अलग दो मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको इंटरमोलिकुलर बोलेंगे। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसको इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक ये इंट्रामोलिकुलर का एग्जाम्पल है, और पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोटीन बाइंडिंग। बाइंड्स ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन। जब ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में आती है तो उसमें ड्रग को मिलता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं जैसे एल्बुमिन, ज़्यादातर एल्बुमिन ही होता है। एल्बुमिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है ब्लड के अंदर, और उसके साथ अगर ड्रग बाइंड हो जाती है तो इसको प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होता है। जब प्रोटीन बाइंड ही होगी तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, और उसके एलिमिनेशन भी डिक्रीज होता है। बाइंड हो गई तो जो फ्री ड्रग है वो कम रहेगी, जैसा कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में देखा तो बिल्कुल वैसा ही होता है। और बाइंड हो गई तो एलिमिनेट कैसे होएगी, एलिमिनेट भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक बाइंड नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तब तक एलिमिनेट कैसे होएगी। इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, इसमें भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह
एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज होता है, क्योंकि जब तक बॉडी में ड्रग रहेगी, चाहे वो प्रोटीन से बाइंड होकर ही रहे, प्रोटीन बाइंडिंग भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कोई ड्रग अगर प्रोटीन से बाइंड हो रखी है तो वापस रिवर्स भी हो सकती है, वो फ्री ड्रग में भी कन्वर्ट हो सकती है और फिर वो अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शो करेगी और उस ड्रग का एक्शन ऑफ ड्यूरेशन इंक्रीज करेगी। एल्बुमिन कंप्राइजेज नियरली 50% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। जो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें 50% से ज़्यादा एल्बुमिन प्रेजेंट है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बायोआइसोस्टेरिज्म। बायोआइसोस्टर्स आर कंपोनेंट्स और ग्रुप्स दैट possess nearly equal molecular shapes and volumes approximately with the same distribution of electron and which exhibit similar physical properties। ये बायोआइसोस्टर्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके मोलिकुलर शेप और और उनकी वॉल्यूम सेम होती है और अप्रॉक्सीमेटली इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। बायोआइसोस्टर्स हाउएवर आर substituents or groups that do not necessarily have the same size or volume but have a similarity in chemical or physical properties produce broadly similar biological property। देखो बात ऐसी है, इनका जो वॉल्यूम साइज सेम होती है लेकिन ये होना ज़रूरी नहीं है। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी और ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, इन तीन चीज़ का सेम होना ज़रूरी है। अगर ये तीन चीज़ सेम है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो वो अब बायोआइसोस्टर्स होते हैं। ठीक है, बायोआइसोस्टर्स भी दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। अगर उनकी सभी चीज़ें सेम हैं और फिर उसके बाद में उनकी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेम है तो वो क्लासिकल होते हैं। लेकिन केमिकल फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो सेम है लेकिन बाकी चीज़ें सेम नहीं है तो वो नॉन क्लासिकल के अंडर आते हैं। क्लासिकल के अंदर मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट रिंग इक्विवेलेंट्स होते हैं। कोई दो मॉलिक्यूल जो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं और वो दोनों सेम ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, तो वो मोनोवेलेंट में आते हैं। और डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं और फिर वो डाइवेलेंट होते हैं। अगर रिंग के अंदर ये ट्राइवेलेंट होते हैं और वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं तो वो ट्राइवेलेंट या फिर रिंग इक्विवेलेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, CH3 एंड NH2 भी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये क्लासिकल का एग्जाम्पल है। और नॉन क्लासिकल में एल्ब्यूटेरॉल एंड आइसोप्रोटेरेनॉल इसके एग्जाम्पल है, ये दोनों भी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। H एंड F मोनोवेलेंट के एग्जाम्पल है और CH3 NH2 भी मोनोवेलेंट की ही एग्जाम्पल है क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आप सभी को पता है, अगर कोई लाइट है, नॉर्मल लाइट है, उसको अगर प्रिज्म से पास कराएंगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर वो किसी मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घुमाती है, रोटेट करती है, तो वो जो मॉलिक्यूल है ड्रग का, उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। और अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको राइट साइड में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है, रोटेट करती है, उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। और अगर लेफ्ट साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है उसको लिवर रोटेटरी बोलते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस और डी के साइन से डिनोट करते हैं, लिवर रोटेटरी को माइनस या फिर कैपिटल एल के साइन से डिनोट करते हैं। When a plane polarized light rotates the molecule, this property is called optical activity. And if the light rotates the molecule in clockwise direction means dextrorotatory plus and capital D, and in anti-clockwise direction levorotatory and माइनस का साइन एंड कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरह ही यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी होते हैं। सिस और ट्रांस का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम भी हम सिस और ट्रांस आइसोमर रख सकते हैं। दिस फॉर्मूला ऑल्सो डिसाइड्स द एक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स के एक्शन इस पर भी बेस्ड होते हैं। नीचे जैसा कि आप देख रखा है, नीचे डबल H और H एक साइड है, CH3 भी एक साइड है, तो इसको सिस बोलेंगे। और CH3 अपोजिट साइड है, H और H भी अपोजिट साइड है, तो उसको ट्रांस बोलेंगे। ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स
और ऑप्टिकल आइसोमर्स आइसोमर्स होते हैं। अगर ऐसे समझिए आप कोई मॉलिक्यूल है वो डी है डेस्ट्रोरोटेटरी, वही सेम मॉलिक्यूल अगर एल बी है लेवोरोटेटरी, तो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूल सिस है और कोई ट्रांस है और मॉलिक्यूल सेम है तो भी उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। इसलिए इन दोनों का यहाँ पे जिक्र हुआ है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में। आपकी सभी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि सिलेबस में हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले ड्रग माउथ में आती है, फिर स्टोमक में आती है, फिर इंटेस्टाइन में आती है, फिर ब्लड स्ट्रीम में आती है, फिर रिसेप्टर पे कनेक्ट होती है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन होता है। ये तो आप सभी को पता है। स्टोमक में उसका सोल्यूबल होना ज़रूरी है, तो सोल्यूबिलिटी पैरामीटर अपन को देखना पड़ेगा। और सोल्यूबिलिटी के लिए आयनाइजेशन भी ज़रूरी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ करती है। फिर इंटेस्टाइन में आने के बाद उसका आयनाइजेशन देखना पड़ता है, क्योंकि अगर अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी तभी वो लिपिड सोल्यूबल रहेगी। ठीक है। फिर ब्लड स्ट्रीम में आती है। ब्लड स्ट्रीम में उसका कॉम्प्लेक्सेशन देखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगी तो ड्रग लंबे समय तक तो काम करेगी, लेकिन उसी टाइम पे वो इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी। उसमें प्रोटीन बाइंडिंग भी देखना पड़ता है। अगर प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है तो भी वो उसका थेरेप्यूटिक एक्शन उस टाइम के लिए कम रहेगा, लेकिन एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा। रिसेप्टर पर जब ड्रग आती है तो हमें उसका पार्टीशन कोफिशिएंट चेक करना पड़ता है। अगर पार्टीशन कोफिशिएंट में पता चलता है कि ड्रग लिपोफिलिक है या फिर तो वो लिपोफिलिक रिसेप्टर से कनेक्ट होगी। अगर हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक रिसेप्टर से कनेक्ट होगी। रिसेप्टर पे उसका सर्फेक्टेंट भी देखा जाता है कि अगर समझो ऐसा हुआ कि हमें हाइड्रोफिलिक ड्रग अंदर ले जानी है, लेकिन वो तो लिपिड रिसेप्टर है और लिपिड रिसेप्टर हाइड्रोफिलिक ड्रग को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन सर्फेक्टेंट यूज़ किया तो वो कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है। जैसे मेटाबॉलिज्म पे आते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेटाबॉलिज्म में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। ये काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, इसलिए टूट जाता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन में आते हैं तो आयनाइजेशन देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आयनाइज्ड ड्रग होती है, आयंस फॉर्म में होती है, Cl- या फिर H+ जो एग्जाम्पल आपको दिए थे, तो उसका एक्सक्रीशन आसानी से होता है। अगर कुछ ऐसी ड्रग होती है जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी में, तो उनका कॉम्प्लेक्सेशन करा के भी उनका एक्सक्रीशन किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन भी लिखा हुआ है। ये इनके बायोलॉजिकल एक्शन है शॉर्ट में। थैंक यू।